नमस्कार। पुनः स्वागत है आपका कलाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यानी राजस्थान की ज्योग्राफी में भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक हम नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है राजस्थान का। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि राजस्थान का लाइव स्टॉक यानी पशुधन। यह हम बात करेंगे राजस्थान के पशुओं के बारे में, और ये भी राजस्थान की एक अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। यानी यह ज्योग्राफी तो कवर होगी और साथ में राजस्थान की इकोनॉमी भी कवर होगी। जैसा कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत राजस्थान का उद्योग आता है, पर्यटन है, राजस्थान में डेयरी फार्मिंग है, और साथ में पशुधन है, खनिज है, और साथ में ऊर्जा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो पशुधन है, इसी पशुधन के साथ डेयरी को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करें कि इतिहास की, ये पशुओं के मामले में राजस्थान क्या रैंक रखता है, राजस्थान की जो एसजीडीपी है उसमें राजस्थान का क्या रोल है, साथ में राजस्थान दुनिया में सबसे ज्यादा पशु कहाँ पर है, इंडिया में कहाँ पर है, राजस्थान में कहाँ पर है, और कैसे हमें पता चलता है कि पशु किस राज्य में ज्यादा, राजस्थान की क्या रैंक है, यानी उनकी प्रक्रिया क्या है, यानी उन पशुओं की गणना का प्रोसेस और कौन करता है, और फिर साथ में जो मुख्य जो पशु है उनकी नस्ल वगैरह से संबंधित जो भी ढेरों क्वेश्चन बनने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये तो पढ़ते हैं, तो सभी पढ़ेंगे। ऊंट, साथ में हम यहाँ गधों को भी डिस्कस करेंगे, मुर्गी की भी डिस्कस करने वाले हैं हम, साथ में हमें सुअर को भी डिस्कस करने वाले, खरगोश को भी डिस्कस करने वाले हैं। यानी ये अब ऐसा नहीं कि आजकल केवल गाय ही पूछी आपसे जाएगी, आपसे ये भी पूछ लेंगे कि भाई सोवियत चिंचला है ना, स्विच ब्राउन, ये सब ये किसकी नस्ल है। जैसे खरगोश यहाँ आपको दिख रहा है, टेमवर्थ, बर्कशायर, ये किसकी नस्लें हैं, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है भाई सुअर की नस्लें हैं। और राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट क्या आपको होता है, एक रैंक रखता है अपनी यहाँ पर इंडिया में इन पशुओं के मामले में। तो चलो भाई डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले कि ये जो पशु है, पशुधन है राजस्थान का, राजस्थान में पशुओं के मामले में क्या करते हैं हम। सबसे पहले राजस्थान की देखते हैं भाई हम रैंक, यानी इसका एक इतिहास। तो बात करें, हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है पशुधन। पशुधन यानी लाइव स्टॉक। अब पहले तो आपको दो चीजें समझना है कि आपके माइंड में ये तो आ रहा है कि भाई ये पशु यानी है, जानवर की बात करेंगे हम। माइंड में यही आ रहा है ना कि जानवर की हम बात करने वाले हैं। अब जानवर भी यहाँ पर दो कैटेगरी में हमने रखे हैं उनको भी। देखो भाई, एक होते हैं वन्य जीव, एक होते हैं वन्य जीव, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं पशु। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, वन्य जीव और पशुओं के में अंतर। ये भी जानवर है, ये भी जानवर है तो जानवर ही दोनों, लेकिन फिर भी एक कुछ को हम वन्य जीव कह रहे हैं, कुछ को हम पशु कह रहे हैं, पशुओं की श्रेणी में रख रहे हैं। तो डिफरेंस केवल ये है कि वे जीव, वन्य जीव के अंतर्गत क्या होता है, यानी इनकी परिभाषा क्या होती है, वे जीव जिन्हें क्या करने पर, पालने पर क्या है, प्रतिबंध है। यानी आप क्या कर सकते हो, इन्हें पाल नहीं सकते। आप कहोगे भैया मुझे तो टाइगर पालने का मन है, मुझे टाइगर का बच्चा बहुत अच्छा लगता है और मैं घर में रखना चाहता हूं, तो आप नहीं रख सकते। आपके अच्छे लगने या लगने से कुछ नहीं होता। कुल मिला के सरकार ने एक एक्ट बना हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक्ट WPA 1972। और इसके अंतर्गत सरकार ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति वन्य जीवों को घर में रखते हुए पाया गया या किसी ने पालने की कोशिश की, तो उसे क्या है, एक्ट बना दिया, उसे सजा का प्रावधान है। अब लेकिन जब बात करें पशुओं की, तो यहाँ पर इस तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। जैसे मान लीजिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी, यानी वे जीव जिनसे हमें क्या मिलता है, धन मिलता है, तो क्या बन गए, पशुधन। अब गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनको पालने पर आपको सरकार से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है दोनों ही जानवर। तो ये तो क्लियर हो गया कि वन्य जीव और पशुओं में अंतर क्या होता है। एक बेसिक सा अंतर है, पालने पर प्रतिबंध, सजा मिलेगी पाल भी लिया तो, लेकिन यहां पर पालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब आप कहेंगे दुबई में तो हम देखते हैं, जितनी भी अरब कंट्रीज है, कि वहां तो लोग सुबह सुबह जैसे हमारे कुत्ते को घुमाते उस तरीके से वो टाइगर को घुमा रहे हैं रोड पर, उसके गले में एक पट्टा डाल के घुमा रहे हैं। तो अंतर है कि ये एक्ट जो बना है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इंडिया के लिए ही ये एक्ट, ये इंडिया में बना है, इंडिया गवर्नमेंट ने। वहां अरब की हम बात नहीं कर रहे, अरब कंट्रियों की, वहां का कुछ और एक्ट होगा, कुछ और नियम होंगे उनको पालने के। तो सब बात हो गई, ये तो पशु और वन्य जीव में अंतर। अब हमारा जो ये टॉपिक क्या कहता है भाई, कि पशुओं के मामले में, यानी विश्व में सर्वाधिक पशु, विश्व में सर्वाधिक पशु। अब विश्व में सर्वाधिक पशु, या इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए
कि भाई सर्वाधिक पशु, अब सर्वाधिक पशु दुनिया में कहां पर है, राजस्थान में कहां पर है और भारत में कहां पर है। तो विश्व हो गया, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देख लेते हैं और राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में हम देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा पशु दुनिया में किस देश में है, ब्राजील में। इंडिया में सबसे ज्यादा पशु कहां पर है, यूपी में। और राजस्थान में जो सबसे ज्यादा जो पशु है वो किस जिले में है, बाड़मेर में। अब तो सवाल क्या बना, पूरी दुनिया में जो इंडिया की रैंक है पशुधन के मामले में वो कौन सी है, दूसरी। यानी भारत कौन सी रैंक पर है पशु के मामले में, दूसरे स्थान पर। टॉप पर कौन है, ब्राजील। अब हमारे राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान पशुधन के मामले में कौन से स्थान पर है। तो राजस्थान भी कौन से नंबर पर, सेकंड। तो कहने का मतलब है इंडिया भी पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है पशुधन के मामले में, और राजस्थान भी कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। और राजस्थान में टॉप पर कौन सा जिला है पशुधन के मामले में, बाड़मेर। अब सवाल ये बनता है, हमें पता कैसे चला कि भाई ब्राजील में सबसे ज्यादा पशु है और इंडिया में यूपी में सबसे ज्यादा है, राजस्थान में बाड़मेर में सबसे ज्यादा। पता कैसे चला, इसका मतलब हमने काउंट किया, उनको काउंट किया, यानी क्या कि हमने पशु गणना। तो सवाल फिर एक और बन गया हमारा यहाँ पर कि पशु गणना जो होती है ये कितने साल में होती है। अब पशु गणना का जो कार्य होता है ये हर वर्ष कितने साल में होता है, हर वर्ष क्या, प्रति कितने वर्ष में होता है, 5 वर्ष में। तो सवाल बन गया पशु गणना का कार्य कितने साल में होता है, भाई 5 साल में होता है पशु गणना का कार्य। अब सवाल ये बनता है कि पशु गणना तो हो रही है, शुरुआत कब से, उसका इतिहास क्या है, कब से शुरुआत हुई और अब तक कितनी बार हमने पशुओं को गिन लिया है, यानी वर्तमान में कितनी पशु गणनाएं हो गई है। और उन्हीं गणना के आधार पर हमें पता चलता है कि किस राज्य में या किस देश के पास कौन सा पशु सबसे ज्यादा है, पिछली गणना की तुलना में कौन सा पशु सबसे ज्यादा बढ़ा, कौन सबसे ज्यादा घटा, और हमें किस पशु पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सवाल बनता है पशु गणना हो गई, 5 वर्ष में हो गई, करेगा कौन, ये पशु गणना का कार्य कौन करता है। तो देखो यहां पर एक विभाग है, राजस्थान की बात करें, ये देखो यहां पर ये है राजस्व मंडल। अब राजस्व मंडल जो है आपको दिख रहा है कहां पर, इसका मुख्यालय अजमेर। तो पशु गणना का जो कार्य है भाई ये कौन करता है, एक सेकंड थोड़ा सा इसे साइड में ले लेते हैं, ये राजस्व मंडल। अब इस राजस्व मंडल की प्रोफाइल के बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि राजस्व मंडल का गठन कब हुआ। मुख्यालय तो आपको पता ही है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, दिख रहा है साफ साफ कि अजमेर में। राजस्व मंडल गठन हो गया, इसका मुख्यालय हो गया, ठीक है। देखिए अब किस समिति की सिफारिश पर, यह भी हम जानेंगे। इसका गठन हुआ 1 अप्रैल 1949 को, यह राजस्व मंडल बन गया 1 अप्रैल 1949 को। दूसरा इसका हेडक्वार्टर जो आपको दिख ही रहा है, और ये क्या है भाई, अजमेर। अब सवाल ये बनता है कि जिस दिन राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी उस दिन क्या है, इसकी स्थापना या इसका गठन एक समिति की सिफारिश पर हुआ, और समिति का नाम है राव समिति की सिफारिश पर। तो राजस्व मंडल का गठन हुआ किस समिति की सिफारिश पर, राव समिति की सिफारिश पर। यह बन गया आपका राजस्व मंडल और मुख्यालय अजमेर। अब ये क्या करता है, पशु गणना का कार्य है। तो राजस्थान में जो पशु गणना का जो कार्य किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा। बना कब, किस समिति की सिफारिश पर और मुख्यालय। एक सवाल और बनता है, पशुओं से संबंधित ये जो मंडल है ये क्या करता है, एक मैगजीन का पब्लिकेशन करता है, यानी एक पत्रिका का प्रकाशन करता है। और उस मैगजीन का नाम क्या है, मैगजीन का नाम है भाई रावीरा। तो ये जो रावीरा नाम की जो मैगजीन है ये क्या कौन करता है, इसका प्रकाशन राजस्व मंडल। अच्छे मैगजीन कब आती है, वीकली आती है या डेली आती है, मंथली आती है, क्वार्टरली आती है या हाफ ईयरली आती है, एनुअली आती है, कब आती है। यानी इसका प्रकाशन राजस्व मंडल कब करता है, तो कब करता है, प्रति कितने माह में आती है, एक बार आती है 3 माह में। यानी आपको ये पता चल गया
कि जो ये रावीरा नाम की मैगजीन है, हर कितने महीने में आते, 3 माह में, यानी क्वार्टरली, जिसमें पशुओं से संबंधित नवीनतम जानकारी उपलब्ध होती है। पशुओं में होने वाले रोग, उनके निदान, उनके उपचार, उनको बढ़ाने का तरीका, वर्तमान में मार्केट क्या डिमांड कर रहा है, किस तरीके से आप किन नस्लों को खरीदकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, इस तरीके की ढेरों बातें जो पशुपालकों से संबंधित होती है। तो ये जो मंडल है ये क्या करता है, पशु गणना का कार्य कितने साल में करता है भाई, 5 वर्ष में करता है। ये 5 वर्ष में इस राजस्व मंडल ने क्या किया, पशु गणना का कार्य और गठन की समिति की सिफारिश, मुख्यालय और मैगजीन, इन सभी बातों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, पशु गणना हो गई। अब पशु गणना की शुरुआत कब से हुई, यानी इसका इतिहास क्या है, तो अब हम वो जानेंगे कि पशु गणना का इतिहास। तो देखिए क्या है यहाँ का एक बैकग्राउंड। तो सबसे पहला या पहली जो प्रथम पशु गणना यानी कब हुई थी, तो पहली बार इंडिया में जो पशु गणना का कार्य किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ब्रिटिशर्स द्वारा, अंग्रेज द्वारा किया गया था। यानी कब किया गया था, वो समय के हिसाब से आप लोग बता देंगे। तो ये प्रथम पशु गणना हुई थी दिसंबर 1919 से और अप्रैल 1920 के मध्य। तो पहली पशु गणना हुई कब से कब तक हुई, दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य। अब यानी ये तो आपको पता है कि इस समय कौन से ब्रिटिशर्स थे। तो भारत में पशु गणना की शुरुआत किनके द्वारा करवाई गई थी, ब्रिटिशर्स द्वारा करवाई गई थी। चलो भाई, प्रथम पशु गणना हो गई। अब बात करते हैं वर्तमान पशु गणना, यानी अब तक कितनी पशु गणना हो गई। स्वतंत्र भारत की पहली पशु गणना कब हुई, ये पहली पशु गणना तो है, लेकिन इस समय इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था। तो एक सवाल और बनता है, स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना। अब स्वतंत्र भारत की जो प्रथम पशु गणना होती है ये कब हुई, ये होती है 1951 में। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, एक यहां पर सवाल बनता है कि पहली पशु गणना कब हुई भारत की, तो आपको यही करना है 1920। लेकिन अगर आपके सामने एक शब्द आ जाए यहाँ पर कि स्वतंत्र भारत की पहली पशु गणना हुई 1951 में, अच्छा कौन से नंबर की थी पशु गणना, तो यहां से ही चल रही है, ये कौन से नंबर की थी, तो ये जो पशु गणना थी वो कौन से नंबर की थी, 7वीं पशु गणना। तो स्वतंत्र भारत की पहली और वैसे कौन से नंबर की पशु गणना थी, 7वीं पशु गणना थी। अब बात करें वर्तमान में कितनी पशु गणना हो चुकी है भाई, तो वर्तमान में पशु गणना कितनी हुई है, तो फिर ये बात करते हैं। देखो फिर सुनिए, वर्तमान में पशु गणना, तो अब तक कितनी पशु गणनाएं हो चुकी है, तो ये हो गई कितनी, 20। अब तक 20 पशु गणना हो चुकी। अब 20वीं पशु गणना कब हुई, तो इसकी फिर बात करते हैं। और ये जो 20वीं पशु गणना होती है ये हुई 2018 और 19। अच्छा सुनिए अभी जो 20वीं पशु गणना है ये देश की पहली पशु गणना थी जो कैसी थी, डिजिटल थी। यानी डिजिटाइजेशन हुआ पहली बार इस पशु गणना में। यानी इसका मतलब क्या होता है, पहले बताता हूं आपको। देखो 20वीं पशु गणना देश की प्रथम डिजिटल पशु गणना। अब आप कहेंगे कि ये डिजिटल का मतलब क्या है, डिजिटल पशुओं को गिना गया था क्या, तो डिजिटल का मतलब है डिजिटाइजेशन हो गया भाई। डिजिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, इससे पहले जब व्यक्ति पशुओं को गिनने के लिए जाता था तो क्या करता था, अपने हाथ में पेपर पेन ये लेकर जाता था और काउंट करता था कि भैया इस व्यक्ति के घर में कितनी गाय है, कितनी भैंस है, कौन सा कितना पशु है, किस संख्या में। लेकिन क्या हुआ है, 20वीं पशु गणना जो 2018 से 2019, अभी 20वीं पशु गणना को ये भी पढ़ेंगे कब से शुरुआत हुई, इसके आंकड़े कब प्रकाशित किए गए और उस गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशु कितने हैं, और पिछली गणना के साथ उसको कंपेयर भी करेंगे। अब सवाल बनता है कि डिजिटाइजेशन का मतलब है कि जब ये पशु गणना हुई थी पहली बार व्यक्ति क्या करने लगा, अपने साथ एक टैबलेट लेकर जाने लगा। अब टैबलेट में ऑनलाइन सारा डेटा क्या करने लगा, फीड करने लगा। यानी पेपर पेन का काम खत्म, यानी डिजिटल तरीके से होने लगी। तो देश की पहली डिजिटल पशु गणना। अब देखिए सवाल क्या क्या बनता है, देश में पहली पशु गणना कब हुई, दिसंबर 1919 अप्रैल 1920 के मध्य। स्वतंत्र भारत की पहली पशु गणना कब हुई, 1951 में। देश की पहली डिजिटल पशु गणना कब हुई, तो आप करेंगे 2018-19, कौन से नंबर की थी, 20वीं।
अब एक और सवाल बनता है इसी प्रथम पशु गणना को लेकर, और वो क्या बनता है कि देश की पहली पशु गणना जो किसके आधार पर हुई थी, नस्ल के आधार पर। अब भाई एक क्वेश्चन जुड़ गया नस्ल के आधार पर, तो ये और यहां पर एक वर्ड हम ऐड कर लेते हैं, नस्ल के आधार पर होने वाली प्रथम पशु गणना। तो नस्ल के आधार पर होने वाली यानी पहली पशु गणना जो किसके आधार पर हुई थी, नस्ल के आधार पर। तो ये कौन सी गणना थी जो नस्ल के आधार पर हुई थी, इस गणना की बात करें तो ये थी कौन सी गणना, 18वीं पशु गणना। और आप अगर पूछेंगे कि सर ये कब हुई थी, तो इसकी बात करें ये हुई थी 2007 में। तो अब सवाल क्या बन गए, देश की पहली पशु गणना, स्वतंत्र भारत की पहली पशु गणना, देश की प्रथम डिजिटल पशु गणना, और नस्ल के आधार पर होने वाली प्रथम पशु गणना। नस्ल के आधार पर 18वीं, डिजिटल पशु गणना 20वीं, देश की पहली पशु गणना 1919-1920, और देश स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना 1951। तो देखिए सारे ही क्वेश्चन बड़े शानदार बन रहे हैं। चले भाई ये बात थी पशु गणना का इतिहास। अब सवाल एक बनता है, जब देश में पहली बार पशु गणना हुई, पूरे इंडिया की बात हो रही है, उस समय राजस्थान में भी यानी राजस्थान में हुई होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है पूरे राजस्थान में हुई थी, केवल राजस्थान में कुछ ही क्षेत्र के उस समय तो रियासतें कहते थे। तो देश में पहली पशु गणना जब हुई तो ये हुई कहां कहां थी, तो ये बनता है सवाल राजस्थान में। भाई एक सेकेंड, अब ये राजस्थान में कहां कहां पर हुई, तो देखिए अब सवाल बनता है क्या, राजस्थान में पहली बार जो पशु गणना हुई वो हुई कौन कौन सी रियासतों में, जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, टोंक रियासत, बूंदी रियासत, बीकानेर रियासत, कोटा रियासत, और एक और है यहां पर किशनगढ़। तो देश में जब पहली बार पशु गणना हुई तो किन रियासतों में हुई थी, ये आपको यहां याद रखना है। मतलब देश में क्या, सॉरी राजस्थान में। तो राजस्थान में पहली पशु गणना पूरे राजस्थान में ना होकर केवल इन रियासतों में हुई थी। तो याद रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है, हालांकि एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। चलो भाई पशु गणना का कार्य हो गया और हमने ये देख लिया राजस्थान की क्या रैंक है पूरे देश में, भारत की क्या रैंक है पूरी दुनिया में, राजस्थान में टॉप पर कौन है, पशु गणना का कार्य कौन करता है, और अब तक कितनी पशु गणना, पहली गणना को लेकर विशेषता वाले सवाल जो बनते हैं वो भी हमने देखे। अब गणना का काम, राजस्व मंडल का काम खत्म। अब बाकी जो पशुओं से संबंधित नीति नियम कानून बनाएगा उसके लिए एक विभाग का गठन हुआ राजस्थान में, और उस विभाग का नाम क्या है भाई, उस विभाग का नाम है पशुपालन विभाग। तो अगला सवाल बनता है कि राजस्थान में राजस्व मंडल तो हमने बना दिया, अब राजस्थान में एक विभाग और बनाएंगे हम, कौन सा, पशुपालन विभाग। और ये जो पशुपालन विभाग है राजस्थान में कब बनता है, 1957 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पशुपालन विभाग कब बना, 1957 में, और राजस्व मंडल कब बनता है, 1 अप्रैल 1949। तो यहां आप इन दोनों चीजों को एक साथ पढ़ेंगे कि राजस्थान में पशुपालन विभाग तो बन गया 1957 में, यानी राजस्व मंडल बनता है, पहले राजस्व मंडल बनता है और बाद में कौन बनता है, राजस्थान में पशुपालन विभाग, जो पशुओं से संबंधित नीति नियम कानून ये सारे बनाने का काम करता है। ये केवल रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये केवल उनसे प्राप्त होने वाली पशुओं यानी डेयरी उद्योग या कहीं पशु मेले, उनसे प्राप्त होने वाली आमदनी का लेखा जोखा रखता है। चलो भाई ये बात हुई हमारी इस पशुपालन विभाग की और राजस्व मंडल की और पशु गणनाओं की। अब हमारा सवाल बनता है कि पशु क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। भाई हम पशु गणना कर रहे हैं, सरकार पैसा खर्च कर रही है, लोगों को उनकी काउंटिंग में लगा रही है, तो ये तो आप पता है कि इनकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनसे क्या है, डेयरी उद्योग संचालित हो रहा है, चमड़ा उद्योग संचालित हो रहा है, तो यानी बहुत ज्यादा एक है ना मनी जनरेट हो रही है हमारी इकोनॉमी में, और बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। तो क्या होता है कि सरकार ने इन पशुओं की उपयोगिता बताने के लिए हर वर्ष
एक दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं और वो है विश्व पशु दिवस। तो विश्व जो पशु दिवस है ये हर साल कितने तारीख को हम सेलिब्रेट करते हैं? तो विश्व पशु दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं? 4 अक्टूबर को। चलिए भाई, पशु दिवस भी हो गया। अब हमारी आते हैं हम गणनाओं पर, यानी जो 20वीं पशु गणना है उसके अनुसार राजस्थान में जो पशु हैं वो कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, ठीक है, और साथ में कितने पशु बढ़े पुरानी गणना की तुलना में। तो देखो सवाल क्या क्या बनते हैं। अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा वाला काम, अब आता है हमारे यहाँ पर। तो पहला सवाल बना 19वीं पशु गणना। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशु और साथ में 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशु। अब 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में जो पशु थे 5,77,00,000 और 20वीं पशु गणना कहती है 20वीं भाई, ये कहती है राजस्थान में कितने पशु है? 5,68,00,000। अब यानी आप देखो, अब आप ही देखकर बताइए कि 19वीं में पशु ज्यादा है या 20वीं में? तो 19वीं में कितने? 5,77,00,000 और 20वीं में कितने? 5,68,00,000। तो बताइए 19वीं से 20वीं पशु गणना के दौरान पशुओं की संख्या वृद्धि हुई या कमी? क्योंकि पहला क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे कि बताइए 19वीं से 20वीं पशु गणना के दौरान, और 4 आपको स्टेटमेंट दे देंगे और आपसे कहेंगे बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो सवाल क्या बनता है कि 19वीं से 20वीं पशु गणना के दौरान जो पशुओं की संख्या में परिवर्तन आया, यानी 9 लाख पशुओं की संख्या में कमी, यानी लगभग क्या हुई? कमी हुई कितने पशुओं की में? लगभग 9 लाख। पशुओं की संख्या में क्या हुई? कमी हुई। पहला तो ये सवाल बन गया। यह कहे कि 9 लाख है, इसी 9 लाख को अगर हम प्रतिशत में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है आपका 1.66। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपसे पूछे 19वीं से 20वीं पशु गणना के दौरान लगभग कितने लाख पशुओं की संख्या में कम हुई, तो आप करेंगे 9 लाख। और अगर आपसे पूछे कितने प्रतिशत, यानी प्रतिशत में अगर आपसे पूछे तो आपको क्या करना है? कितना प्रतिशत? 1.66%। दोनों ही बातें याद रखनी, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रतिशत में 1.66 और संख्या में लाख के हिसाब से पूछे तो आप क्या करेंगे? लगभग 9 लाख। अभी ये क्वेश्चन रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 20वीं पशु गणना के दौरान राजस्थान में कुल पशु कितने हैं। अभी हाल ही में एक एग्जाम आया, वो क्वेश्चन है ये, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ये वाला। चलो अब बात करते हैं। अब ये तो हमारी बात थी 19वीं और 20वीं का कंपेयर। अब हम बात करें इन गणना के दौरान 19वीं से 20वीं के दौरान, यानी 19वीं से 20वीं पशु गणना के दौरान अब हम बात करेंगे इन 5 सालों में। अब देखो भाई, पहले तो बात ये सुनिए आप, जो 19वीं पशु गणना जो हुई थी ये कब हुई थी? 2012। और 20वीं पशु गणना की तो अभी हम जानेंगे डिटेल्स, और ये पशु गणना हुई 2018 से और 19 में चली। अब आप कहेंगे कि 2012 5 साल में होती है तो 2012 को 17 में स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। हुआ क्या कि 1 साल लेट हो गए। जैसे वही वाली बात, 2011 में जनगणना हुई तो 2021 में होनी थी ना, नहीं हुई ना, कोविड के कारण, कोई ना कोई ऐसा रीजन रहा होगा। तो 17 में स्टार्ट ना होकर ये कब स्टार्ट हुई? 2018 में। 1 अक्टूबर 2018 को स्टार्ट हुई और 16 अक्टूबर 2019 को इसने, यानी जो हमारा पशुपालन विभाग राजस्व मंडल, इसने अपने डेटा प्रकाशित कर दिए। तो बात करें भी इन 19वीं से 20वीं पशु गणना के दौरान सर्वाधिक वृद्धि वाला पशु राजस्थान में, सर्वाधिक वृद्धि किस पशु में हुई और सर्वाधिक कमी किस पशु में हुई? कहने का मतलब है
कि इन 2 वर्षों में, इन 2 वर्ष नहीं सॉरी, इस 19वीं से 20वीं पशु गणना के दौरान सबसे ज्यादा वृद्धि वाला पशु कौन था और सबसे ज्यादा कमी वाला पशु कौन था। अब सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई, देखिए सबसे ज्यादा इन 2 वर्षों में राजस्थान में जो वृद्धि हुई वो किस पशु में हुई, भैंस में। और भैंस के बाद दूसरा कौन था भाई, गाय। अच्छा ये भी लिख लेते हैं कि भैंस में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 5.53% की वृद्धि हुई भैंस में। दूसरी बात करते हैं कि गाय में कितनी वृद्धि हुई, तो गाय में जो वृद्धि होती है वो कितने प्रतिशत, 4.41। तो सवाल बन गया कि 19वीं से 20वीं पशु गणना के दौरान राजस्थान में कितने लाख पशु की संख्या में कमी हुई, ये क्या हुई भाई, कमी। कितने लाख, 9 लाख। कितने प्रतिशत की कमी हुई, 1.66% की। अच्छा इन 5 वर्षों में सबसे ज्यादा वृद्धि वाला पशु कौन सा है, भैंस। कितने प्रतिशत, 5.53। और सबसे ज्यादा कमी वाला पशु कौन सा, गाय। कितनी हुई यहां पर गाय में कमी भाई, 4.41, वो सॉरी सेकंड नंबर पे गाय। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा सर्वाधिक कमी वाला पशु। सबसे ज्यादा राजस्थान में जिस पशुओं की संख्या में इन 5 वर्षों के दौरान कमी हुई वो कौन सा पशु था, गधा। गधा के बाद कौन सा पशु है, ऊंट। और एक पशु और बता देते हैं आपको, गधा है, ऊंट है, और कौन सा है भाई यहाँ पर, भेड़। अब राजस्थान में इन 5 वर्षों के दौरान जो सबसे ज्यादा जो कमी हुई थी वो किस में हुई थी, गधे में हुई थी। कितनी हुई थी, 71% की लगभग। लगभग कितने प्रतिशत हुई थी, 71 पॉइंट कितनी, 30%। ये गधे की संख्या में क्या हो गई, कमी। अच्छा गधे के बाद जो है सेकंड नंबर पर कौन है पशु, ऊंट। 34 पॉइंट कितने लाख है भाई यहाँ पर, ऊंट 69 लाख। अब सेकंड ग्रेड में ऐसा क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट को देकर कि बताइए कि इस गणना से उस गणना, उस समय हालांकि 20वीं पशु गणना नहीं हुई थी, 18वीं और 19वीं थी, तो पूछा था 18वीं से 19वीं पशु गणना के दौरान जो परिवर्तन हुए उनको बताइए कि ऊंट की संख्या में कमी हुई, वृद्धि हुई, जो भी है, गधे को लेकर, भेड़ को लेकर, इस तरीके के सारे सवाल आपसे पूछे गए थे। अच्छा इसके बाद गधा हो गया, ऊंट हो गया, तीसरा है भाई यहाँ पर भेड़। और भेड़ कितने प्रतिशत, 12.95। तो सवाल बन गया 19वीं से 20वीं पशु गणना के दौरान सर्वाधिक वृद्धि वाला पशु, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई किस पशु में हुई भाई, भैंस में। और सबसे ज्यादा जो है सॉरी सेकंड नंबर पर सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई, गाय में। सबसे ज्यादा कमी वाला पशु कौन है भाई, गधा। इसके बाद कौन है, ऊंट। इसके बाद है भेड़। इन पशुओं में क्या हुई थी, सबसे ज्यादा कमी हुई थी, सर्वाधिक कमी वाला गधा। और सबसे ज्यादा वृद्धि वाला पशु कौन था भाई, भैंस। ये थी 19वीं से 20वीं पशु गणना के दौरान की बातें, वृद्धि और कमी। अब हमारे यहां पर आते हैं हम इस 20वीं पशु गणना में। अब 20वीं पशु गणना भाई क्या कहती है, अब हम इसकी डिटेल जानते हैं। 20वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना कहती है, देखो 20वीं पशु गणना की हो गई सबसे पहले शुरुआत हुई। दूसरी बात है इस 20वीं पशु गणना के आंकड़े प्रकाशित, 2 बातें हो गई। तीसरी बात करते हैं 20वीं पशु गणना के अनुसार कुल पशु राजस्थान में कितने, ये बात भी हमने जान चुके हैं। चौथी बात करते हैं इस पशु गणना के दौरान राजस्थान में पशु घनत्व कितना है। पशु घनत्व में भी हम ये जानेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले का है, न्यूनतम पशु घनत्व किस जिले का है, न्यूनतम पशु घनत्व। फिर बात करेंगे राजस्थान में सर्वाधिक पशु किस जिले में है, ये हम जान चुके हैं बाड़मेर में। और न्यूनतम पशु किस जिले में। अब इनके आंसर देखिए। शुरुआत हुई थी 20वीं पशु गणना की 1 अक्टूबर 2018 को। अच्छा भाई किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा, ये आप अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके थे। राजस्व मंडल प्लस स्टेट एडमिन, एक इसमें स्टेट एडमिन और बनाए गए थे, स्टेट एडमिन, और साथ में एक इसमें जिला कलेक्टर का और रोल था। तो कहने का मतलब है कि जो
20वीं पशु गणना जो हुई थी, राजस्व मंडल, स्टेट एडमिन और जिला कलेक्टर, इनके माध्यम से पशु गणना हुई थी। अच्छा, इस पशु गणना की बात करें कि पशु गणना के स्पॉन्सर कौन थे, यानी इसका आयोजन किसने किया था, तो ये भी बात कर लेते हैं। अब इस पशु गणना का आयोजन जिनके द्वारा किया गया, तो देखिए मत्स्य पालन, डेयरी, कृषि एवं फार्मिंग मंत्रालय, ये इसके क्या रहते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड डेयरिंग, इनके द्वारा क्या कहते हैं, ये स्पॉन्सर थे। इन्होंने क्या की थी कि इस पशु गणना का क्या किया था, 20वीं पशु गणना का आयोजन। तो अब सवाल पूछ लेंगे 20वीं पशु गणना के आयोजक कौन थे, ये मंत्रालय था, ये मिनिस्ट्री थी कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड डेयरिंग, और साथ में की किसने थी, पशु गणना, जो 20वीं पशु गणना है इसका कार्य जो है ये कौन करता है, ये कार्य करने वाला मंडल था कौन सा, राजस्व मंडल, जो कहां पर है भाई, अजमेर में। चलो भाई, ये पशु गणना हो गई। अब इसके आंकड़े जो आते हैं कब रिलीज किए गए, 16 अक्टूबर 2019 को ये इसके आंकड़े आ गए। फिर बात करते हैं, इसके अनुसार राजस्थान में कुल पशु थे 5 करोड़ कितने लाख थे, 68 लाख। फिर बात करें राजस्थान में पशु घनत्व। अब पशु घनत्व का मतलब क्या होता है, घनत्व डेंसिटी, इसका मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया होता है, 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया, इस एरिया में कितने पशु यहाँ पर जो कि ये रहते हैं, उसको बोलते हैं घनत्व। तो कहने का मतलब है पशु जो घनत्व निकाला जाता है, ये कितने के एरिया में निकाल जाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर। तो पशु घनत्व कितने एरिया में निकाला जाता है, 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में निकाला जाने वाला पशुओं का घनत्व, निकाला मतलब पाए जाने वाला पशु क्या कहलाता है, पशु घनत्व। तो राजस्थान में 1 वर्ग किलोमीटर में जो कुल जो पशु है वो कितने हैं भाई, 166। अच्छा, यहां पर आपको पुराना भी बता देता हूं मैं कि जो पूर्व में थे, पूर्व में ये कितना था, 169। कहने का मतलब है कि 19वीं से 20वीं पशु गणना के दौरान राजस्थान में पशु घनत्व घटा है बढ़ा है, तो देखो पूर्व में कितना था 169, कितना है 166, तो यानी घटा है। अब बात करें राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पशु घनत्व है वो किस जिले में है, सबसे ज्यादा पशु घनत्व किस जिले का है, डूंगरपुर का। अब डूंगरपुर का है, अभी आपको बताते हैं कितना है, और डूंगरपुर के बाद किस जिले का है भाई, बांसवाड़ा का। अब डूंगरपुर का जो पशु घनत्व है ये कितना है, 433। तो यानी डूंगरपुर में 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने पशु पाए जाते हैं, 433, और बांसवाड़ा में जो घनत्व है वो कितना, 386। तो सवाल है डूंगरपुर के बाद अगले जिलों को भी आपको याद रखना है भाई, डूंगरपुर अगर यहां पर नहीं हो तो अगला जिला आपको कौन सा करोगे भाई, यहां पर अगला जिला आपको करना है कौन सा, बांसवाड़ा। अब बात करें राजस्थान में न्यूनतम जो पशु घनत्व है, सबसे कम पशु घनत्व राजस्थान के भाई किस जिले का है, तो पहला यहां पर जो सवाल बनता है भाई, न्यूनतम पशु घनत्व, और ये किस जिले का है, कौन से जिले का है, जैसलमेर। और जैसलमेर का जो पशु घनत्व है ये कितना है यहां पर, ये मात्र कितना है भाई, 62। अच्छा, बात करें भाई इससे पहले, देखो भाई सर्वाधिक पशु अभी डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है। पूर्व में यानी 19वीं गणना में जो राजस्थान में जो सबसे ज्यादा पशु घनत्व था, तो डूंगरपुर का नहीं था, वो कौन से जिले का था, वो था कौन सा, दौसा और राजसमंद। और हालांकि उस समय भी जो सबसे कम जो पशु घनत्व है वो किस जिले का था भाई, यहाँ पर जैसलमेर का। अच्छा, जैसलमेर का 62 है। अब हमने डूंगरपुर तो जाना, बांसवाड़ा तो जाना, अब डूंगरपुर बांसवाड़ा के बाद एक और देख लेते हैं भाई, न्यूनतम जैसलमेर के बाद अगला कौन है, तो जैसलमेर के बाद अगला जो जिला होगा यहाँ पर, उस जिले का नाम क्या है, बीकानेर। और बीकानेर जो है, बीकानेर का जो पशु घनत्व वो कितना है, 90 हो गया। तीसरा भी हो सकता है यहाँ पर 12, बाकी आपको एक एक ही भी याद रख लोगे तो काफी है। फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर आप दो याद रखेंगे तो थोड़ा फायदे में रहेंगे, सेफ एंड साइड रहेंगे। चले भाई तो सवाल क्या बना
राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले का? डूंगरपुर। और न्यूनतम पशु घनत्व किस जिले का है? जैसलमेर का। अब बात करें राजस्थान में सर्वाधिक पशु वाला जिला, तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु वाला, एक सेकंड इस लाइन को थोड़ा सा और ठीक बनाते हैं हम। सर्वाधिक पशु वाला जिला, क्योंकि हमें ये भी तो जानेंगे राजस्थान सबसे ज्यादा पशु कौन सा है। सर्वाधिक पशु वाला जिला और न्यूनतम पशु वाला जिला, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पशु पाया जाता है वो जिला, वो जिले का नाम क्या है भाई? बाड़मेर। तो सर्वाधिक पशुधन वाला जिला बाड़मेर, और राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जो जिला है वो कौन सा भाई? धौलपुर। अब धौलपुर है। एक लास्ट बात और कर लेते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक पशु, कौन सा पशु इस 20वीं पशु गणना के दौरान? देखो हम बात कर रहे हैं 20वीं पशु गणना की, जो भी बात है सब 20वीं के अनुसार है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता है? तो देखो सबसे ज्यादा पशु है राजस्थान में कौन है? बकरी, लगभग 21 लाख है, 20.34 लाख सबसे ज्यादा पाई जाती है राजस्थान में बकरी। और इसके बाद राजस्थान में क्या पाया जाता है भाई? कुक्कुट। अब कुक्कुट तो आप सब जानते हैं भाई, कुक्कुट का मतलब, कुक्कुट का मतलब क्या होता है भाई? यहाँ पर मुर्गी। तो सबसे ज्यादा बकरी, इसके बाद है कुक्कुट, फिर आपकी गाय तो आएंगी, और गाय के बाद कौन आएगा? आपका भैंस। तो बकरी, कुक्कुट और गाय, और इसके बाद है भैंस। आप बस ये मान लीजिए कि एग्जामिनर क्या करेगा कि दो आपको ऑप्शन देगा, मतलब ऑप्शन में दो दो आपको यहाँ पर पशु के नाम देंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक पशुओं से संबंधित जोड़ा बताइए। अब एक में होगा बकरी, फिर सेकंड नंबर पे होगा गाय, कहीं बकरी के बाद क्या होगा? भैंस, कहीं बकरी के बाद क्या होगा भाई? भेड़, और कहीं बकरी में कुक्कुट। अब कुक्कुट यानी मुर्गी, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, लगेगा ही नहीं कि यार मतलब ये भी मतलब आ सकता है के बीच में, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कुक्कुट की संख्या लगभग 14 लाख के आसपास है राजस्थान में। ये 20.34 यानी लगभग 21 लाख, ये 14 लाख, ये 13 लाख, 13 लाख 9,000, 13 लाख 7,000। बाकी आपको संख्या याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बात हुई हमारी भाई 20वीं पशु गणना की। अब यहां तक तो हमने देखा कि राजस्थान में पशु गणना, राजस्थान का स्थान कौन करता है, कौन से जिले में पशु ज्यादा है, कहां पर कम है, पशु गणना का काम कौन करता है, अब तक कितनी पशु गणना, देश की पहली कब हुई, स्वतंत्र भारत की पहली कब हुई, प्रथम डिजिटल कौन सी है, पहली नस्ल के आधार पर कौन सी है, 20वीं पशु गणना कब हुई, आंकड़े कब आए, उसके अनुसार कितने पशु घनत्व सर्वाधिक न्यूनतम, और 20वीं पशु गणना के स्पॉन्सर आयोजक कौन थे, और पशु गणना कार्य कौन करता है वो आप लोगों को पता ही है भाई। ये तो बात की इसका एक बेसिक सा एक इसका इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का पशुधन का। अब हमें जो यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे इस टॉपिक में है वो पता क्या है? वो ये है कि इसमें हमें प्रमुख पशु पढ़ने हैं, और पशु भी किस तरीके से पढ़ने हैं, उनकी नस्ल पढ़नी है। हमने पशु की क्या पढ़नी है? नस्ल पढ़नी है, और वो किस तरीके से एक एक पशुओं को भाई लेते हुए चलते। देखो अब सुनिए हमारा, देखो जैसा कि आप देख रहे हैं पहला पशु यहाँ पर, हालांकि इसमें बहुत सारे दिख रहे हैं, और सबसे पहला जो पशु है जिसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वो हमारा यहाँ पशु है, यहाँ पर कौन सा पशु? हमारा गाय। यानी सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट हमारा जो पहला पशु हम डिस्कस करने वाले वो क्या है भाई? गाय। तो देखो भाई सुनो, अब राजस्थान के प्रमुख पशु, अब राजस्थान के जो प्रमुख पशु है उनमें हमारा सबसे पहला जो मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है पशुधन, उसका नाम है भाई गाय। अब हम क्या करेंगे, जो भी पशुधन होगा हम उस पशुधन की एक तो इंडिया में रैंक देखेंगे, राजस्थान में किस जिले में सबसे ज्यादा है, किस जिले में सबसे कम है, सर्वाधिक और न्यूनतम, और साथ में उनका साइंटिफिक नेम भी जानेंगे, और अगर कोई उनका सब नेम होगा यानी उपनाम होगा तो हम वो भी जानेंगे। तो देखो सवाल क्या क्या बनते हैं। पहला सवाल, गाय सर्वाधिक न्यूनतम भारत में स्थान, इंडिया में कौन सी रैंक रखता है गाय के मामले में? राजस्थान। भारत में स्थान, और साथ में इसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, और इसका उपनाम, ये बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हमारा यहाँ पहला जो पॉइंट बनता है वो ये है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो गाय है इस 20वीं पशु गणना के अनुसार
कौन से जिले में है? बीकानेर। अच्छा, पहले कहाँ हुआ करती थी? उदयपुर में। अब कहां पर है? बीकानेर में। सर्वाधिक गाय बीकानेर में, और न्यूनतम जो गाय है ये किस जिले में है? ये है धौलपुर में। भारत में जो स्थान है गाय के मामले में राजस्थान का कौन सा है? छठा, 6 रैंक है राजस्थान की। इस गाय का जो साइंटिफिक नेम है वो है बोस इंडिकस, गाय का वैज्ञानिक नाम, और साथ में गाय का उपनाम है। इस गाय भारत में जो भारतीय जो गाय है ना, पूरी दुनिया में भारतीय गायों को बोला जाता है कि काऊ ऑफ टी कप, काऊ ऑफ टी कप। इंडिया की गायों को जानता है पूरी इंडिया, पूरी दुनिया में, कि क्या कहते हैं? भारत की गायों को काऊ ऑफ टी कप। चलिए, अब ये मत कह देना कि भाई इसको तो बोलते हैं कि भारत के लोगों की माता, है ना, वो कोई ऐसा कोई बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ, वो तो हम लोग बोल देते हैं हमारे एक सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में। तो गाय सर्वाधिक बीकानेर, न्यूनतम धौलपुर। भारत में गायों के मामले में राजस्थान की रैंक है छठी। वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस और उपनाम है काऊ ऑफ टी कप। अब आगे बात करते हैं। अब हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है वो है गायों की नस्ल को लेकर, यानी कि ब्रीड को लेकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। अब देखिए, यहां जब गाय की नस्ल की बात करें, ये होगा गाय की नस्ल। अब इन नस्ल को दो तरीके से इनकी ब्रीड को पढ़ेंगे। एक तो कैसी नस्ल होगी गाय की? देसी नस्ल। और दूसरा इसी गाय की कैसी नस्ल हम डिस्कस करेंगे? विदेशी नस्ल। एक देसी नस्ल और एक विदेशी नस्ल। अब देसी नस्ल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो क्या होता है कि एक हम सेंटेंस को फॉलो करते हुए लिखेंगे, और सेंटेंस क्या है? हरी का सारा माल, हरी का सारा माल रथ में गिरना और था। अब देखिए, ये बन गया हमारा यहाँ पर एक सेंटेंस जिसमें हमारी गाय की जो भी इंपॉर्टेंट नस्ल है वो सारी की सारी सेंटेंस के अंतर्गत आ गई है। कौन कौन सी नस्ल है? तो एक बार इनको देख लेते हैं हम। हरी से क्या बनता है? ये हो गई आपकी नस्ल जिसका नाम है हरियाणवी। का से आपकी एक नस्ल बनती है जिसका नाम है कांकरेज। इस सा से नस्ल बनती है आपकी साहीवाल। रा से फिर एक नस्ल बनती है अभी राठी, और माल से फिर एक और नस्ल बनती है मालवी। अच्छा, रथ कोई नस्ल नहीं है, ये एक भैंस की नस्ल है, गाय की नहीं है। सेंटेंस थोड़ा सा ठीक लगे इसलिए हमने इसको यहाँ ऐड कर लिया है, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है भाई नस्ल का ना। तो रथ नस्ल नहीं है, गाय की नहीं है, किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। और रथ क्षेत्र में राजस्थान का अलवर आता है, धौलपुर आता है, भरतपुर का एरिया आता है, रथ क्षेत्र बोला जाता है। भैंस की नस्ल है, याद रखना। देखो बच्चा बहुत गलत करता है, बार बार मैं कह रहा हूं आपसे कि रथ जो है ये किसकी नस्ल है? ये भैंस की नस्ल है, गाय की नहीं है। तो हालांकि भैंस पढ़ेंगे तब हम बताएंगे भी आपको, लिखेंगे भी हम वहां पर। फिलहाल आप देखिए आगे। अब इस में से क्या बन गया है आपका? मेवाती। और गिर खुद एक नस्ल है। अच्छा, ये नस्ल है। अब ये मत सोचिएगा कि जिन पर हमने सर्कल कर दिया वो नस्ल नहीं है। रथ नहीं है, गिर है। इसके बाद गिर के बाद एक नस्ल और आती है यहां पर, नागौरी, और एक नस्ल और है जिसका नाम है थार पारकर। तो ये सभी जो नस्ल है गाय की कैसी है? देसी वाली। अब बात करते हैं, हम बात करेंगे विदेशी नस्ल की। चलो भाई आते हैं विदेशी नस्ल पर। और देखो भाई सुनिए, इन नस्ल की नाम यहां पर सेपरेशन कर लेते हैं एक बार। और नस्ल, सबसे पहली नस्ल है उसका नाम है जर्सी। दूसरी एक नस्ल है जिसका नाम है होलिस्टीन। एक हो गई है जर्सी, एक हो गई है होलिस्टीन, और भी है अभी, है ना। ये हो गई है जर्सी, ये हो गई है होलिस्टीन। अभी देखो, ये आपको मैं 6 नस्ल बताने वाला हूं विदेशी। जर्सी हो गई है, होलिस्टीन हो गई है, रेडेन, आयरशायर, आयरशायर,
और ये कौन सी है भाई, स्विच ब्राउन, और एक नस्ल जो है उसका नाम है रोजी। अब सवाल क्या बनता है, जर्सी कहाँ की नस्ल है, अमेरिका की। अच्छा विशेषताएं बताएंगे, होलिस्टीन नाम से ही पता चल रहा है, हॉलैंड, रेड डेन ये नस्ल है कहाँ की, डेनमार्क, आयरशायर आयरलैंड, स्विच ब्राउन स्विट्जरलैंड, और रोजी अमेरिका। अब इनकी खास बात सुनिए, जर्सी कम उम्र में दूध, वो नस्ल दुनिया में जो सबसे कम उम्र में क्या देती है, दूध, तो सबसे कम उम्र में दूध देने वाली नस्ल है जर्सी। अच्छा सर्वाधिक जो दूध देती है वो कौन सी नस्ल है आपकी, होलिस्टीन। रेड डेन की कोई खास बात नहीं, आयरशायर। दुनिया में जितनी भी गाय की नस्ल है उनमें सबसे सुंदर जो है वो कौन सी है, आयरशायर। अच्छा सबसे बेस्ट जो चमड़ा प्राप्त होता है, सबसे बेस्ट चमड़ा वो कौन सा है, कौन सी नस्ल से प्राप्त होता है, स्विच ब्राउन। सबसे उत्तम चमड़ा प्राप्त। इसके बाद बात करते हैं रोजी, एक जेनेटिक अनुवांशिकी नस्ल है, यानी जिसे एक तरीके से बनाया गया है। अब सवाल बनता है कि कम उम्र में दूध, तो कम उम्र का मतलब देखो जर्सी एक ऐसी नस्ल है जो अपने जीवन में मतलब इस पृथ्वी पर जन्म लेने के मात्र 1.5 वर्ष बाद ही, 1.5 वर्ष में ही क्या कर लेती है, गर्भ धारण कर लेती है। तो इसलिए सबसे कम उम्र में दूध देने वाली नस्ल बन जाती है। कौन सी बन जाती है भाई, जर्सी। तो देखिए ये तो थी विदेशी, अब ये देसी। अब देसी की भी खास बात है। अब इन देसी में हम ये पढ़ेंगे कि ऐसी इनमें से कौन सी नस्ल है, एक बार आप देख लीजिए इसे। हाँ देखिए आप सुनिए, अब क्या होता है, ये जो देसी नस्ल है इनमें भी हम जानेंगे कि जो हरियाणवी नस्ल है या जितनी भी जो नस्ल है इनकी क्या क्या खास बात है। जैसे हरियाणवी नस्ल की खास बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये नस्ल है ना हरियाणवी, हालांकि डिटेल्स में जानेंगे, एक अभी थोड़ा सा एक हल्का सा एक इनका बेसिक बता देता हूं जिससे आप लोगों को याद रहे। दोबारा जैसे अब इन्हें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अभी कुछ कुछ तो सुना हो, कुछ कुछ तो आपको पता रहेगा इनके बारे में। अब हरियाणवी जो नस्ल है भाई इसकी क्या खास बात है, ये नस्ल हरियाणवी किस तरीके की है, जैसे मान लीजिए ये भाई गाय है, अब ये गाय बना देते हैं हम और इस तरीके से। अब इसका जो फोरहेड होता है ना, यानी जो मस्तिष्क होता है भाई, मस्तिष्क, इस मस्तिष्क के मध्य की जो हड्डी है ना कैसी होती है, उभरी हुई होती है, यानी सिर के बीच का जो हिस्सा होता है वो उभरा हुआ होता है। बस सवाल बन गया कि राजस्थान में कौन सी गाय की कौन सी नस्ल है जिसके मस्तिष्क के मध्य की हड्डी उभरी हुई होती है, तो कौन सी, हरियाणवी। ये भी जानेंगे किसकी जिले मिलती है। अभी केवल हल्का सा बताया था, कांकरेई नस्ल है। कांकरेई नस्ल जो है ये एक बहुप्रयोजनीय नस्ल है जो दूध के लिए पाली जाती है और कृषि कार्य के लिए पाली जाती है। कृषि के लिए बेस्ट नहीं होती, हाँ भी काम चल जाता है। साहीवाल नस्ल है, लाल रंग की गाय होती है और कोई खास बात नहीं है। इनके सभी के अपने अपने प्रजनन केंद्र, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। राठी नस्ल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट किस क्यों है, क्योंकि दो नस्ल से मिलकर बनी है। एक क्या होता है, एक संकर नस्ल है, लाल सिंधी प्लस साहीवाल। तो लाल सिंधी और साहीवाल नस्ल से मिलकर बनी और इसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नस्ल को बोलते हैं राजस्थान की कामधेनु। देखिए अभी केवल मैं आपको बेसिक बता रहा हूं इसका, अभी आपको यह भी जानना है कि इनमें यह भी जाने, हर नस्ल में जानेंगे कौन किस जिले में पाई जाती है, किस नस्ल का प्रजनन केंद्र कहां पर है और उसकी विशेषता क्या है। विशेषता, प्रजनन केंद्र और क्षेत्र, 3 तरीके की बातें हमें जाननी है हर नस्ल में, और अन्य नाम हुआ तो वो भी। तो राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं, किसको बोलते हैं भाई, राठी को बोलते हैं, उत्तरी राजस्थान में मिलती है। इसके बाद क्या होता है, मालवी है, मालवा प्रदेश, झालावाड़ वगैरह वाला क्षेत्र मिलती है। इसकी भी 2 प्रजाति होती है मालवी की भी, छोटी मालवी और बड़ी मालवी। ये भी हम जानेंगे अभी कि छोटी मालवी कहाँ मिलती है, बड़ी मालवी कहाँ मिलती है और इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। मेवाती नस्ल की खास बात करेंगे, इस मेवाती नस्ल का प्रजनन केंद्र है
क्या है प्रजनन केंद्र? कोठी नस्ल। जितनी भी गाय की नस्ल है ना भाई सबसे शक्तिशाली होती है मेवाती नस्ल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा मारती है लोगों को, इसके बैल भी बहुत ज्यादा मारते हैं। अच्छा, मेवाती के बाद गिर है। गिर का अन्य नाम एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसको बोलते हैं रेंडा, इसी को बोलते हैं सुरती, इसी नस्ल को बोलते हैं डेक्कनो, और इसी नस्ल को और किस नाम से जाना जाता है? अजमेरा। गिर कान केले के पत्ते की तरह होते हैं। इसके बाद है भाई नागौरी। नागौरी बैल बहुत शानदार होता है, और इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा प्रदेश है? सुहालक प्रदेश। कहां पर है भाई? नागौर में। नागौर मेला लगता है तेजा जी का मेला, ये बैल बहुत बिकता है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं इसके, नागौरी बैल के। कृषि कार्य के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है भाई? बेस्ट होता है नागौरी बैल। इसके बाद है थारपारकर, और थारपारकर का नाम कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। इसको बोलते हैं मालानी, इसी थारपारकर को बोलते हैं उजली सिंधी, मालानी, और इसी को क्या बोलते हैं? उजली सिंधी। इसी को क्या बोलते हैं? थारी। इसका प्रजनन केंद्र भी है भाई चांदनगांव। कहां पर है भाई? जैसलमेर में। तो कहने का मतलब है, अभी तो आपको एक हल्का सा बेसिक बताया है, अभी तो इनकी बहुत डिटेल्स है। इन सभी नस्लों को हम ये जानने वाले हैं कि कौन कौन से जिले में कौन सी नस्ल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आता है एग्जाम में कि कौन सी नस्ल किस जिले में मिलेगी, कौन सी नस्ल का अन्य नाम क्या है, अगर है तो विशेषता और प्रजनन केंद्र, ये चार जो पॉइंट्स है ये हर नस्ल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस टॉपिक को देखिए, और बहुत शानदार यहाँ पर क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, और हम जो इनकी डिटेल्स की बात है वो अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।